बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। मेडिसिन के पेपर में भी ये आता रहता है और गायनी में भी ये टॉपिक जो है बहुत बार पहले रिपीट हो चुका है। इससे पहले कि मैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस को स्टार्ट करूं, यह जानना जरूरी है कि थ्रोम्बोसिस किसे कहते हैं और इसकी किस्में कौन कौन सी होती है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। थ्रोम्बोसिस का वर्ड जब भी आए तो इसका मतलब यह है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट का बन जाना, यानी जो खून की जो नसें हैं, जो रगे हैं, वहां पे अगर ब्लड जम जाए या ब्लड गाढ़ा हो जाए उन नसों के अंदर, तो हम उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। खून का जम जाना खून के रगों के अंदर, उसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो थ्रोम्बोसिस दो तरह के होते हैं। एक को हम वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, दूसरी जो टाइप है उसको हम आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। नाम से ही जाहिर हो रहा है, वेनस थ्रोम्बोसिस एक ऐसी टाइप है थ्रोम्बोसिस की जिसमें जो आपकी वेन्स है वहां पे उसके अंदर खून जम जाता है, वेन्स के अंदर खून जम जाता है, वेन्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। जबकि आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, ये भी नाम से जाहिर है कि आर्टरीज के अंदर खून जम जाता है, आर्टरीज में ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो हम उसको आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, मींस के हम वेनस थ्रोम्बोसिस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। वेनस थ्रोम्बोसिस भी दो तरह के होते हैं, एक को सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, दूसरी जो होती है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है। सुपरफिशियल वेन जब, यानी मतलब आपकी जो सुपरफिशियल वेन्स है, अगर वहां पे ब्लड जम जाए, वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, तो हम उसको सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन जो है वो स्वोलन टॉटस वेन होती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी वेन्स होती है जो आपकी स्किन के ऊपर नजर आ जाती है, तो हम उसको वेरिकोज वेन कहते हैं। और वेरिकोज वेन जो है वो सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस की बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह दूसरी जो टाइप है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। और आज इस मेन वीडियो में हम, इस वीडियो की जो मेन हमारा मुद्दा है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो डीप वेन्स है, स्पेशली जो मसल्स के अंदर, मसल्स के नीचे जो आपकी वेन्स आती है, ऊपर एक तो स्किन आ गया, स्किन के साथ ऊपर जो नजर आपको वेन्स आती है उसको सुपरफिशियल वेन कहते हैं। उसके बाद नीचे फैट मसल्स, मसल्स के अंदर नीचे उसकी तरफ जो वेन्स आती हैं उनको हम डीप वेन्स कहते हैं। तो उन डीप वेन्स के अंदर अगर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए तो हम उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब रिस्क फैक्टर क्या क्या है, कौन कौन सी वजूहात है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि प्री डिस्पोज टू थ्रोम्बोसिस होती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है। अच्छा, सबसे पहले रिस्क फैक्टर है इंक्रीजिंग मैटरनल एज। अगर एक वुमन है जिसकी एज ज्यादा है, मींस कि अगर वो 35-40 से ज्यादा की एज की है, तो वो बेस्ट प्रीडिस्पोज फैक्टर है फॉर द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसमें बहुत ज्यादा जो है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह दूसरी जो रिस्क फैक्टर है वो है इंक्रीजिंग पियरिटी, मतलब एक ऐसी फीमेल, एक ऐसी वुमन जिनके यहाँ 4 या 5 से ज्यादा बच्चों की पैदाइश हो चुकी है पहले, अब वो दोबारा प्रेग्नेंट है, तो मे बी के चांसेस है कि उसमें भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो जो इंक्रीजिंग पियरिटी है वो दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फॉर द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अच्छा, उसके अलावा अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो ओबेसिटी, जो मोटापा है, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ एक मेडिकल कंडीशंस होती है, जैसे कि प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया जो है वो जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है वहां उसके अंदर अगर हाइपरटेंशन हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो जाए, तो उस कंडीशन को प्री एक्लेम्शिया कहा जाता है। वहां पे साथ प्रोटीन यूरिया भी ऐड हो जाता है, तो हम उसको प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। तो प्री एक्लेम्शिया में है अगर कोई वुमन, तो दैट मे बी लीड्स टू द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर दैट इज इमोबिलिटी, यानी ऐसे लोग जिनके यहाँ जो डेली एक्टिविटीज है वो बहुत कम है, तो उन लोगों में भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस बहुत ज्यादा डेवलप होता है। डेली एक्टिविटी कम होने से मुराद ये है कि जिन लोगों की लाइफस्टाइल के अंदर किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं है, पैदल चलना नहीं है, वो लोग हमेशा गाड़ियों पे चलते हैं, वो हमेशा जो है वो एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो उन लोगों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस बहुत ज्यादा डेवलप होता है। एक आसान से एग्जांपल है, एक ऐसा ड्राइवर
जो कि हमेशा वो गाड़ी पे ट्रेवल करता है, पैदल चलना उसका बहुत कम है, उसके लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज नहीं है, तो ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा डीप वेन थ्रोम्बोसिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह जो पायलट्स होते हैं वो हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं, तो उनमें भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस रहते हैं। इसी तरह एक पैरालाइज्ड पर्सन है, मतलब उसको कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड है और वो बेड पे पड़ा हुआ है, उसकी एक्टिविटीज नहीं है, तो मे बी लीड्स टू जो है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर है। एक वुमन जो, अगर हम बात करें ऑपरेटिव डिलीवरी, अगर एक ऐसी औरत जिसको सिजेरियन सेक्शन से उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, मतलब वो कहते हैं ना कि बच्चेदानी का जो बड़ा ऑपरेशन होता है उससे अगर बच्चे की पैदाइश हुई है एज कंपेयर टू विजाइनल डिलीवरी, तो वहां पे भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस बहुत ज्यादा उन वुमेन्स में भी डेवलप होने के चांसेस आ जाते हैं। इसी तरह मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी एक से ज्यादा बच्चों की जो पैदाइश होती है, उन केसेस में भी जो है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, तो ये सारे जो लंबे चौड़े अभी मैंने बताए वो सारे आ जाते हैं। अब जो बात आती है वो इसकी मैनेजमेंट पे आती है कि कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट समझना इसका बहुत ही जरूरी होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। देखिए, मैनेजमेंट में आपको तो पता है हिस्ट्री एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो बेशक आप उस पेशेंट से लोगे, लेकिन फिर आपका मेनली फोकस ट्रीटमेंट की तरफ चला जाता है कि क्या हम ऐसी ट्रीटमेंट करें जिससे पेशेंट ठीक हो जाए। तो ट्रीटमेंट से पहले आपने इन्वेस्टिगेशंस तो करनी होती है कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम कंफर्म करेंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो उसमें 2-3 जो है वो इन्वेस्टिगेशंस ऑफ चॉइस है, जिसमें एक है डी डायमर है, इसी तरह वेनोग्राफी है, इसी तरह अल्ट्रासाउंड है। ये 3-4 हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर पेशेंट को जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये सफर कर रहा है डीप वेन थ्रोम्बोसिस से, तो तब हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। अब कौन सी इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन है उस पर बात करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट भी है इसकी और सर्जरी भी है। अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले काम हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, एंटीकोगुलेंट थेरेपी देते हैं। एंटीकोगुलेंट्स मींस, देखिए मैंने पहले भी जब स्टार्ट में वीडियो का स्टार्ट हो रहा था उस वक्त मैंने बताया था कि थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना, खून का जम जाना, खून का गाढ़ा होना। तो यहाँ पे इस कंडीशन में खून जब गाढ़ा हो रहा है तो अब खून को पतला करने के लिए कोई चीज तो देनी होगी। तो एंटीकोगुलेंट ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो कि आपके खून को पतला करती है, इसलिए हम इनको ब्लड थिनर ड्रग्स भी कहते हैं, ब्लड थिनर ड्रग्स कहते हैं। अब वो कौन सी ब्लड थिनर ड्रग्स है, तो हेपारिन है, वारफारिन है, लोडोज एस्पिरिन है। ये 3 से 4 मेडिसिन है जो कि एक्ट करती है एज एन एंटीकोगुलेंट थेरेपी। तो पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन डीप वेन थ्रोम्बोसिस में एंटीकोगुलेंट ड्रग्स है, जिसमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, वारफारिन एंड लो डोज एस्पिरिन। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये अपने देने होते हैं। उसके अलावा थ्रोम्बोलाइसिस। व्हाट इज थ्रोम्बोलाइसिस? देखिए, थ्रोम्बोलाइसिस क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स भी इनको कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ड्रग्स है, लेकिन एक मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली ड्रग जिसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं, वो आईवी पास किया जाता है और आईवी पास करके स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट कैथेटर पास करके जिस जगह में क्लॉट फॉर्मेशन हुई है उस जगह तक कैथेटर को लेके जाया जाता है और वहां से फिर ये जो ड्रग्स है जो कि क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स जिसको मैंने कहा दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, वो उस कैथेटर से पास करके उस जगह तक लेके जाया जाता है जहां पे क्लॉट बना है। वहां पे जाके उसको क्लॉट को रिमूव किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। अच्छा, इसी तरह या आईवी लाइन पास करके पास किया जाता है, तो इसको हम थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। और थ्रोम्बोलाइसिस उस वक्त किया जाता है जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाती है, जब मेडिकल ट्रीटमेंट से रिकवरी नहीं होती है, तो तब हम थ्रोम्बोलाइसिस की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद आती है इसके तीसरा जो ऑप्शन है ट्रीटमेंट में, वो सर्जरी है। सर्जरी कौन सी? इसमें थ्रोम्बेक्टमी। थ्रोम्बेक्टमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो ट्रीटमेंट में आपने 3 चीजें याद रखनी है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने कहा कि एंटीकोगुलेंट ड्रग्स देते हैं, लोडोज एस्पिरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, वारफारिन, और उसके बाद सर्जरी और थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। थैंक यू।